हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एलआर और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलआर क्लासेस अलवर पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम भारतीय संविधान पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान में भी हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जो कि हमारा पूरा हो चुका था कि क्रिप्स प्रस्ताव जो कि 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया जाता है और भारतीयों ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। आज उससे आगे हम चर्चा करने वाले हैं कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में भारत में आता है, उसके ऊपर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान का निर्माण भी किया जाता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न हमको देखने को ज़रूर मिलता है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन योजना। आज हम पढ़ने वाले हैं कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 1939 से लेकर 1945 तक ब्रिटेन में या फिर हम कहें कि विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्रिप्स प्रस्ताव में भी कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया जाएगा। तो 1946 में अब ये युद्ध समाप्त हो चुका है, तो अब हमारे भारतीय संविधान का निर्माण भी होना था। जब इस समय 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे पहले? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जब क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में भारत में, तो उस समय तो थे कौन? जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो नेता थे विंस्टन चर्चिल, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब अब 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो अब 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो अब प्रधानमंत्री बन जाते हैं ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, यदि इनसे पूछे कि ये किस दल के नेता थे, तो इनका जो दल था वो लेबर पार्टी से ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 1946 में आपको बता रहा हूँ। 1946 में जब क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो इन्होंने फैसला किया कि अब भारत के लिए एक संविधान का निर्माण कर देना चाहिए। इसलिए क्लीमेंट एटली ने वहाँ के 3 सदस्यों को नियुक्त किया और उन्हें भारत भेज दिया। भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए उनको भारत में भेज दिया। अब ये 3 सदस्य कौन कौन थे? तो ये 3 सदस्यों का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा और बहुत ही सरल है, आपको ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवाना चाहूँगा। PAS पास याद रखिएगा। P से आप याद रखिए पैथिक लॉरेंस आप याद रखिए P से। A से याद रखिए AV अलेक्जेंडर आप याद रखना। और S से स्टेफर्ड क्रिप्स आप याद रखिए। तो पास आपको याद रहेगा, P से पैथिक लॉरेंस, A से AV अलेक्जेंडर, S से स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये तो थे सदस्य इस कैबिनेट मिशन को लेकर आने वाले, जिसमें पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था और इस समय ये भारत सचिव था। इस समय यह है भारत सचिव भी था। और इस कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष यदि आपसे पूछे तो कौन था? पैथिक लॉरेंस था। AV अलेक्जेंडरी यह एक व्यापार मंत्री था जो भारत आया था। स्टेफर्ड क्रिप्स यह 1942 में भी आ चुका है, यह नौसेना अध्यक्ष था। जब 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स पहले आता है और भारतीयों को बताता है कि हम भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेंगे और उस संविधान का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद होगा, तो भाई साहब जो भारत में जो नेता थे, है ना, उन लोगों ने इसको बैठाया स्टेफर्ड क्रिप्स को और लगभग 2.5 घंटे तक इसके गाल पे थप्पड़ बरसाए और कहा कि आप यहाँ से भाग जाओ। तो दूसरी बार जब अब आया तो ये अपने 3 साथियों को लेकर आया और उन्होंने कहा कि भाई साहब इंडिया वाले हैं, बहुत बुरा मारते हैं, पिछली बार मेरे साथ बहुत बुरा हाल किया, अब आप
मेरे साथ चलिए। मुझे इंडिया वालों पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, वो कब हाथापाई कर ले, कब वो लठ उठा ले, उनका कोई मालूम नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बार स्टेफर्ड आता है तो अपने 2 साथियों को लेके आता है। पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष था इस कैबिनेट मिशन का, भारत सचिव भी था, एवी अलेक्जेंडर व्यापार मंत्री था, और नौसेना अध्यक्ष स्टेफर्ड एक बार 1942 में आता है, केवल अकेला आता है, और इस समय यह इन दोनों के साथ आता है। यह जो कैबिनेट मिशन योजना है यह भारत में 24 मार्च 1946 को पहुंचता है। 24 मार्च 1946 को पहुंचा, ठीक है। 24 मार्च 1942 को तो भारत में पहुंचता है, लेकिन इसने अपनी योजना कब प्रस्तुत की? तो इसने अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। पहुंचा कब? 24 मार्च को, लेकिन इसने अपनी योजनाएं प्रस्तुत कब की? 16 मई 1946 को। तो इतना आपके समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन की प्रमुख बातें। तो कैबिनेट मिशन की जो प्रमुख बातें थी उनके बारे में हम पढ़ें तो इसमें याद रखिएगा, सबसे पहले कहा गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। एक संविधान सभा या इसको बोलते हैं प्रतिनिधि सभा। संविधान सभा या प्रतिनिधि सभा का गठन किया जाएगा। सभा का गठन किया जाएगा जिसका कार्य भारतीयों के लिए संविधान निर्माण का होगा। भारतीयों के लिए संविधान निर्माण का कार्य होगा। तो पहली बात तो इसमें यही प्रमुख थी कि कैबिनेट मिशन योजना में यह तय किया गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया जाएगा, जिसका कार्य क्या होगा? भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करना। जिसका कार्य क्या होगा? भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करना। इस संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। इस संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। ये निर्वाचित भी होंगे। इनमें कुछ निर्वाचित होंगे तो कुछ क्या होंगे? कुछ इसमें मनोनीत भी होंगे। तो ये किस प्रकार से होंगे आगे हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। दूसरी बात, इसकी विशेष बात यह थी कि संविधान सभा का गठन हो गया, भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण होगा। इसमें पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, जिसके द्वारा मुस्लिम लीग इस कैबिनेट मिशन में भाग नहीं लेती है। संविधान सभा की जब पहली बैठक होगी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि इसने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो यह थी कैबिनेट मिशन की प्रमुख बातें। ये दोनों बातें आप याद रखिए, इनको नोट कर लीजिए। इससे आगे हम पढ़ते हैं जो कैबिनेट मिशन के जो उद्देश्य थे कि कैबिनेट मिशन किस लिए भारत में लाया गया था, उन पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा कर लें कि जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन के उद्देश्य। कैबिनेट मिशन के उद्देश्यों के बारे में हम चर्चा कर लें तो याद रखिएगा, इसके आप 2 सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य याद रखिए। पहला उद्देश्य यह था कि भारतीयों के लिए संविधान निर्माण करना। भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण, या हम कह दें कि संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का निर्माण, क्योंकि संविधान सभा बनेगी तभी तो संविधान बनेगा। दूसरा इसका जो उद्देश्य है वो बहुत इम्पोर्टेंट उद्देश्य है, उसको आप ज़रूर याद रखिए। दूसरा जो है उसमें आप याद रखिएगा कि अंतरिम सरकार का गठन करना। कैबिनेट मिशन का यह एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य रहा कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए।
अंतरिम सरकार का गठन। यह अंतरिम सरकार क्या है? अंतरिम सरकार के बारे में आप सुन लीजिए कि जब तक भारत में संविधान बनेगा, जब तक भारत में संविधान बनेगा, जब तक भारत में संविधान लागू होगा, तब तक भारत की जो शासन व्यवस्था है वो किसके आधार पर चलाई जानी चाहिए, उसके निर्माण के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें गृह मंत्री भी बनेंगे, इसमें वित्त मंत्री भी बनेंगे, रक्षा मंत्री भी बनेंगे। ठीक है, तो इन सभी का जो पदों का जो निर्वाचन होगा वो अंतरिम सरकार के तहत होगा। जो वास्तविक सरकार जो बनेगी बाद में 26 जनवरी 1950 के बाद में जब सरकार बनेगी संविधान बन जाने के पश्चात से, तो वहाँ पर हमारी सरकार जो वास्तविक सरकार बनकर आती है, और यह थी अंतरिम सरकार। ठीक है, कि संविधान निर्माण जब तक कार्य पूरा होगा तब तक भारत की जो शासन व्यवस्था है वो किस आधार पर चलाई जाएगी, उसका निर्धारण करने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो अब इस अंतरिम सरकार के बारे में आप थोड़ा सुन लीजिए कि अंतरिम सरकार का गठन या स्थापना कब होती है। तो अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को की जाती है। ठीक है, स्थापना 2 सितंबर 1946 को। इसके पहले अध्यक्ष या हम कह दें कि जनक, अंतरिम सरकार का अध्यक्ष या अंतरिम सरकार के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेवेल को। लॉर्ड वेवेल को अंतरिम सरकार का जनक कहते हैं या अंतरिम सरकार का पहला अध्यक्ष कहते हैं। किसको? लॉर्ड वेवेल को। अंतरिम सरकार का पहला उपाध्यक्ष कौन था? अंतरिम सरकार का पहला उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अंतरिम सरकार का जो पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था वह किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसमें पहला वित्त मंत्री किसे बनाया गया? पहला वित्त मंत्री किसे बनाया गया? तो इसमें आप याद रखिए लियाकत अली को। लियाकत अली को पहला वित्त मंत्री बनाया गया था। याद रखना, पहला रक्षा मंत्री किसे बनाया गया? तो पहला रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को बनाया गया। बलदेव सिंह को। याद रखना, पहला गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो पहला गृह मंत्री इस अंतरिम सरकार में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यह है कि भारत का पहला होम मिनिस्टर गृह मंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहला गृह मंत्री बनाया गया था अंतरिम सरकार का। याद रखिए, यही सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के उप प्रधानमंत्री थे। इन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भारत को एकीकरण हो रहा था, जब भारत का एकीकरण हो रहा था, भारत का संविधान जब बन रहा था, तो उस समय भारत रियासतों में बटा हुआ था। जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर करता था भारत में, तो उस समय भारत नहीं था, केवल रियासतें चलती थीं। तो लगभग उस समय भारत में 565 रियासतें थी। 565 रियासतों में भारत बटा हुआ था और उन रियासतों को एकीकरण करने का कार्य, इन रियासतों का एकीकरण करने का जो कार्य क्या था वह सरदार पटेल ने किया था। और इसी एकीकरण करने के कारण, इतना बड़ा कार्य करने के कारण इन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी थी। लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी। आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है भाई साहब, पढ़ाते पढ़ाते पसीने आ रहे हैं इतनी गर्मी में। याद रखिएगा, जो पानी से नहाएगा वह केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। और इतिहास बदलना है, वर्दी लेनी है और नौकरी लगनी है, जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। तो जुटे रहिए पढ़ाई में और पढ़ते रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तो कैबिनेट जो मिशन है उसके उद्देश्य, 2 उद्देश्य आपको याद रखने हैं कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करना, एक संविधान सभा का गठन करना, दूसरा अंतरिम सरकार का गठन करना, जिसकी स्थापना 2 सितंबर 1946 को की जाती है। अब देखिए, अंतरिम सरकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अंतरिम सरकार जब पहले बनती है 2 सितंबर 1946 में, तो प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या 13 थी, अर्थात कुल इसमें
13 सदस्य थे। कुल सदस्य यदि प्रारंभ में पूछे, प्रारंभ में कुल प्रारंभ सदस्य, तो प्रारंभ में इसमें सदस्य 13 सदस्य थे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, जिस कारण मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया था। अंतरिम सरकार में प्रारंभ में 13 सदस्य थे, बाद में इस अंतरिम सरकार में भी मुस्लिम लीग आ जाती है, मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो जाती है। और मुस्लिम लीग इसमें शामिल होती है कब? 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो जाती है। मुस्लिम लीग शामिल हो जाती है, मुस्लिम लीग शामिल हुई, और जिस कारण इसकी जो सदस्य संख्या है वह 13 से, इन 13 सदस्यों में से 3 सदस्यों को हटाया गया, 3 सदस्यों को हटाया गया और इसमें 5 सदस्य जोड़ दिए गए, 5 सदस्य जोड़ दिए गए और 3 सदस्यों को हटा दिया। तो मुस्लिम लीग के शामिल होने के पश्चात में इसमें सदस्य कितने हो जाते हैं? इसमें सदस्य हो जाते हैं 15। यदि आपसे प्रश्न पूछे घुमाकर कि मुस्लिम लीग शामिल हो जाने के पश्चात अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे, तो 15 सदस्य थे। यदि आपसे पूछे कि अंतरिम सरकार में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे, तो 13 सदस्य थे। यह आपकी अंतरिम सरकार थी, जिसके मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी आप सभी के सामने रख दी है। सरदार पटेल जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, गुजरात में स्थापित है। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका अनावरण किया था, ठीक है, वह कहाँ पर स्थित है? वह गुजरात में स्थित है। इसके वास्तुकार राम सुतार जी हैं और 182 मीटर की ऊंची भव्य जो ये प्रतिमा है, जो विश्व की सबसे ऊंची इमारत, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, राष्ट्र एकता का प्रतीक इसे कहा जाता है, क्योंकि 565 रियासतों को एकीकरण करने वाला कार्य जो किया था, इसी कारण इनको जाना जाता है और लौह पुरुष की संज्ञा इनको दी जाती है। तो आज की क्लास में आप सभी के सामने इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी है? हमारे द्वारा जानकारी जो दी जा रही है, आप तक पहुंचाई जा रही है, वह आपके लिए उपयोगी है या नहीं है? मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।